नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ आधुनिक हिंदी कविता में छायावाद के प्रमुख स्तंभ, प्रकृति के सुकुमार कवि, भाषा प्रयोग के सूत्रधार, खड़ी बोली को कविता के लिए मधुरता प्रदान करने वाले सुमित्रानंदन पंत जी को लेकर, जिनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तरांचल के जिला अल्मोड़ा के कोसानी ग्राम में हुआ था और इनका देहावसान 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था, जिसे उन्होंने रामायण के लक्ष्मण के चरित्र को आदर्श मानकर सुमित्रानंदन पंत कर लिया। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इन्हें अपना नाम गोसाई दत्त इसलिए भी पसंद नहीं था क्योंकि ये गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से मिलता जुलता था और इनका मानना था कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में बहुत से कष्टों का सामना उन्होंने किया था और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर भी सुमित्रानंदन पंत कर लिया। तो आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य की विलियम वर्ड्सवर्थ कही जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया था। अमिताभ बच्चन जी का नाम पहले इनकलाब था, जिसे इन्होंने बाद में इनका नाम अमिताभ रखा था। पंत जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कवि भी माना जाता है। पंत जी मूलतः सौंदर्य के कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुमित्रानंदन पंत के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि पंत जी अंग्रेजी के रूमानी कवियों जैसी वेशभूषा में रहकर प्रकृति केंद्रित साहित्य लिखते थे। सुमित्रानंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। 1938 ईस्वी में उन्होंने रूपाब नामक मासिक पत्र निकाला। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता के पद पर कार्यरत रहे। इन्हें 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1961 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से ये विभूषित हुए। 1965 में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई। 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदंबरा प्रकाशित हुआ, जिस पर 1968 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आइए अब चर्चा करते हैं इनके द्वारा किए गए साहित्य सृजन के बारे में। मात्र 7 वर्ष की आयु से ही जब ये 4ठी कक्षा में पढ़ते थे, तब से ही इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने 1916 से 1977 तक साहित्य सेवा की। 1916 ईस्वी में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना लिखी। उनकी साहित्यिक यात्रा के 3 प्रमुख पड़ाव हैं। प्रथम में भी छायावादी हैं। 1918 से 1943 तक की रचनाएं इसमें आती हैं। दूसरे में समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिवादी कवि के रूप में है ये, और तीसरे पड़ाव में अरविंद दर्शन से प्रभावित अध्यात्मवादी रचनाएं इनकी आती हैं। तो आइए चर्चा करते हैं अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। यहाँ इनकी रचनाओं को क्रमानुसार रखा गया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो सबसे पहले इनकी रचना आती है उच्छ्वास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1922। फिर है पल्लव, 1926 ईस्वी में इनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। इनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में ही संग्रहित हैं। 1918 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक लिखी गई 32 कविताएं इस संकलन में संग्रहित हैं। इसी संग्रह में उनकी प्रसिद्ध कविता परिवर्तन सम्मिलित है। इस काव्य संग्रह की रचनाओं ने पंत जी को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनकी तीसरी रचना है वीणा, 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस संकलन में पंत जी द्वारा 1907 से लेकर 1918 तक की कविताएं संकलित हैं। 1918 के आसपास तक पंत जी हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे थे। इस दौर की उनकी कविताएं वीणा में संकलित हैं।
फिर है ग्रंथि 1929 ईस्वी। इस काव्य संग्रह में वियोग का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। गुंजन 1932 ईस्वी। इसे उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। प्रकृति प्रेम व सौंदर्य से संबंधित प्रौढ़ रचनाएं इसमें आती हैं। नौका विहार इस काव्य संकलन की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना है। फिर है ग्राम्या 1940 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी, युगांतर 1948, युगवानी 1938 ईस्वी। युगांत, युगवानी और ग्राम्या में पंत जी समाजवाद और भौतिक दर्शन की ओर उन्मुख हुए हैं। ज्योत्सना जो कि एक रूपक है, एक नाटक है, ये 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्णधुली 1947 ईस्वी, युगपथ 1949 ईस्वी। इसमें चुनी हुई रचनाओं का संग्रह है युगपथ। उत्तरा 1949 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी। स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, युगपथ, उत्तरा तथा अतिमा में पंत जी महर्षि अरविंद के नव चेतनावाद से प्रभावित हैं। फिर है रजत शिखर 1951, शिल्पी 1952, सोवर्ण। गीति नाट्य हैं ये तीनों। गीति नाट्य का अर्थ है संस्कृत में अभिनय जो मुख्यतः गीतों के सहारे होता है। फिर है इनकी प्रमुख रचना चिदंबरा 1958 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ये चुनी हुई रचनाओं का संग्रह है और इस काव्य संग्रह के लिए इन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, इस पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं ये। पतझड़ 1959, लोकायतन जो कि एक महाकाव्य है 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इस रचना के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इस रचना में कवि ने ग्रामीण जीवन और जन भावनाओं को व्यक्त किया है। 2 खंड और 7 अध्यायों में विभक्त इस विशाल काव्य में उन्होंने अरविंद दर्शन को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, जिससे इसका काव्य पक्ष तो क्षतिग्रस्त हुआ है। इसमें स्वाधीनता के पहले और बाद की स्थिति को दर्शाया गया है। फिर है सत्यकाम 1975 ईस्वी, ये भी एक महाकाव्य है। गीतहंस 1969 ईस्वी, ये इनकी अंतिम कृति मानी जाती है। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन काल में 28 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई, जिसमें कविताएं, पद्य नाटक और निबंध शामिल हैं। अवगुंठित, मेघनाद वध, ये भी कविता संग्रह है। तारापथ उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। पल्लविनी काव्य संग्रह है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य भी काव्य रचनाएं हैं, जैसे कि स्वच्छंद, मुक्तियज्ञ, मानसी, गीत अगीत, पो फटने से पहले, वाणी, शशितरी, संक्रांति, समाधिता, आस्था, शंखध्वनि। अन्य रचनाओं में आती हैं इनकी कहानियाँ। 5 कहानियाँ नाम से इन्होंने इनकी पुस्तक थी, 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनका एक उपन्यास भी था, हार, 1960 में इसका प्रकाशन हुआ। आत्मकथात्मक संस्मरण में 60 वर्ष एक रेखांकन आता है, 1963 ईस्वी। आलोचना में गद्यपथ 1953 ईस्वी। शिल्प और दर्शन 1961 ईस्वी। छायावादिक पुनर्मूल्यांकन 1965 ईस्वी। पत्र संग्रह में पंत के 100 पत्र आते हैं, 1970 ईस्वी। इसके अलावा इनकी अनुदित रचनाओं में मधुज्वाल है प्रमुख। उमर खयाम की रुबाइयों का फारसी से हिंदी में अनुवाद का एक संग्रह है ये। संयुक्त संग्रह में खादी के फूल आता है। ये इन्होंने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के साथ संयुक्त रूप से यह काव्य संग्रह, कविता संग्रह इन्होंने अपना प्रकाशित करवाया। दोस्तों, अंत में हम जान लेते हैं पंत जी की शैली की प्रमुख विशेषताएं, जो कि कई बार परीक्षा में आ जाता है। तो इनकी प्रमुख विशेषताओं में पहली है लाक्षणिक वैचित्र्य, जिसका एक उदाहरण भी यहाँ दिया गया है। सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। मौन निमंत्रण कविता से है ये। सुरभि अर्थात खुशबू, मधुप अर्थात भंवरे। विशेष विपर्य, विरोध चमत्कार का भी एक उदाहरण है। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण। गिरा अर्थात वाणी, बोली, और नीरव अर्थात बिना शब्दों के, शब्द रहित। मानवीकरण, प्रतीक विधान, अन्योक्ति विधान। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।